फौजिया बीबी खेतों के बीच बनी पगडंडी से नजरें झुकाए और सिमटी सिमटाई गुजर रही थी कि गांव का एक लड़का उसके पीछे लग गया। फौजिया को एहसास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। फिर वो नौजवान तेज तेज चलता हुआ फौजिया से आगे निकल गया और एक तरफ रुककर फौजिया के नजदीक आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही फौजिया उसके नजदीक आई, नौजवान ने उस पर फिक्रेबाजी शुरू कर दी, लेकिन फौजिया ने नौजवान की बात सुनने के बजाय अपनी रफ्तार बढ़ा दी। नौजवान भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बात तो इस तरह रही जैसे मैं चोर बदमाश हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ मैं, प्यार। वैसे आज लग बहुत खूबसूरत रही हो, रहेगी मेरे साथ? छोड़िए नखरे वखरे, बात तो सुनो मेरी। फौजिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसका जी चाह रहा था कि वो चप्पल उतार कर नौजवान की पिटाई कर दे, लेकिन वो कुछ सोच कर रुक गई। नौजवान मुसलसल उसका पीछा करता रहा। चलते चलते वो दोनों एक सुनसान मकाम पर पहुंच गए। नौजवान ने इधर उधर देखा और जब कोई दूर दूर तक नजर न आया तो वो बाकायदा फौजिया का रास्ता रोककर खड़ा हो गया और फौजिया उसकी हिम्मत पर हैरान रह गई। देखो फौजिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम हो के अगर आइंदा तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। चल हट मेरे रास्ते से, वरना शोर मचा दूंगी। फौजिया को गुस्से में देखकर नौजवान वहां से चला गया और जब फौजिया घर पहुंची तो उसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था और वो शदीद गुस्से के आलम में थी। क्या हुआ बेटा? अम्मी, शुजात बहुत बदतमीजी करता है। क्या किया है उसने तुम्हारे साथ? अम्मी, उल्टी सीधी हरकतें करता है, रास्ते में रोक लेता है। मेरा दिल करता है कि उसको जान से मार दूं। माँ ने अपनी बेटी की हालत देखी तो परेशान हो गई। फौजिया ने अपनी माँ को जब सारी सूरत हाल बताई तो वो भी गुस्से में लाल पीली हो गई और बुर्का ओढ़कर घर से निकलने लगी ताकि वो नौजवान के घर जाकर उसकी शिकायत कर सके। इसी दौरान फौजिया का बाप भी आ गया और जब उसे पता चला कि उसकी बेटी को रास्ते में छेड़ा गया है तो उसने अपनी बीवी को घर में जाने के लिए कहा और खुद उस नौजवान के बाप के पास पहुंच गया। फौजिया को छेड़ने वाला नौजवान गांव के नंबरदार का बेटा शुजात था। फौजिया का बाप नंबरदार से वाकिफ था और उसे यकीन था कि नंबरदार हर हाल में अपने बेटे को डांट डपट करके ऐसे कामों से रोकेगा, और हुआ भी यही। जब फौजिया के बाप ने नंबरदार से उसके बेटे की शिकायत की तो उसने बेटे से पूछगछ की और उससे बाज रहने का वादा ले लिया। फौजिया का बाप मुतमईन होकर घर आ गया और बेटी को समझा बुझाकर उसका गुस्सा कम करने लगा। उधर शुजात बाप की डांट सुनकर शर्मिंदा होने के बजाय ढिठाई पर उतर आया। इस वाक़े के कुछ दिनों बाद एक दिन फौजिया नंबरदार के बेटे को रास्ते से गुजरती हुई मिल गई। फौजिया ने नंबरदार के बेटे को देखा तो वो सहम गई। शुजात के तेवर बिगड़े हुए थे और वो ढिठाई पर उतरा हुआ था। उसे अपनी बेइज्जती का दुख था। तेरे बाप ने शिकायत लगाकर अच्छा नहीं किया। चल हट जा मेरे रास्ते से। कान खोलकर सुन लो एक बात, शादी तो तुम मुझसे ही करोगे। मेरा दिमाग खराब हो गया है। चल अपना रास्ता नाप, वरना अच्छा नहीं होगा। देख लूंगा मैं तुझे भी और तेरे बाप को भी। शुजात फौजिया को धमकियां देता हुआ चला गया। फौजिया ने इस वाक़े पर खामोशी इख्तियार कर ली और उसने घर से निकलना बंद कर दिया। अब अक्सर रात के अंधेरे में शुजात फौजिया के घर के पास मंडलाता रहता था और इसी ताक में रहता कि फौजिया कब घर से बाहर निकलेगी। कुछ दिनों के बाद शुजात को ये मौका मिल गया। शुजात अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके फौजिया के गुजरने का इंतजार कर रहा था कि इतने में उसे फौजिया दूर से आती हुई दिखाई दी। जब फौजिया उसके सामने आई तो वो दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने आ गया और अपने किए पर माफी मांगने लगा। फौजिया शुजात के रवैये में अचानक तब्दीली देखकर हैरान रह गई और उसका दिल पिघल गया। शुजात ने फौजिया से कुछ देर बात करने की दरखास्त की, जो फौजिया ने कबूल कर ली। शुजात अपनी मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़कर पैदल चलने लगा
اور فوزیہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ شجاعت فوزیہ کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، لیکن فوزیہ اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ پھر وہ دونوں ایک جگہ رک گئے، جیسے کسی بات پر بحث تکرار کر رہے ہوں۔ اچانک شجاعت نے مبینہ طور پر جیب سے رومال نکالا اور فوزیہ کے منہ پر رکھ دیا۔ رومال کی بو سونگتے ہی فوزیہ بے ہوش ہو کر گرنے لگی۔ اسی دوران ایک کار تیزی سے وہاں آ کر رکی۔ کار کا دروازہ کھلا اور کچھ نامعلوم افراد نے فوزیہ کو گھسیٹ کر کار میں ڈال لیا، جس کے بعد گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی اور شجاعت بھی اس کار کے پیچھے پیچھے موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا چلا گیا۔ ادھر جب فوزیہ دیر تک گھر نہ پہنچی تو اس کے گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ فوزیہ کو جگہ جگہ تلاش کیا جانے لگا اور جب فوزیہ نہ مل سکی تو اس کے باپ نے شجاعت کے خلاف اپنی بیٹی کے اغوا کا مقدمہ درج کرا دیا۔ پروگرام کا بقیہ حصہ دیکھ سکیں گے آپ ایک بریک کے بعد۔ ادھر فوزیہ کو جب ہوش آیا تو شجاعت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ فوزیہ نے شور مچانے کی کوشش کی تو شجاعت نے مبینہ طور پر پستول نکال لیا۔ دیکھ، اب تو میری ہو چکی ہے، اب تو کسی قابل نہیں رہی۔ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں خودکشی کر لوں گی، اپنی جان دے دوں گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ دیکھ پاگل مت بن، ورنہ تیری اسی کمرے میں قبر بنا دوں گا۔ خاموشی سے اس نیکا نامہ پر سائن کر۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ فوزیہ کے انکار پر شجاعت نے اس پر تشدد شروع کر دیا اور نکاح نامے پر زبردستی انگوٹھا لگوا لیا۔ فوزیہ سے زبردستی نکاح کے بعد شجاعت اسے دوسرے گاؤں لے گیا۔ وہ رات فوزیہ کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ جب رات کی تاریکی میں شجاعت فوزیہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر دوسرے گاؤں لے جا رہا تھا، فوزیہ کو احساس ہو چکا تھا کہ اس کی زندگی برباد کر دی گئی تھی۔ اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی، لیکن وہ ایک خود غرض اور ظالم انسان کے شکنجے میں تھی۔ اب فوزیہ نامعلوم مکان میں صبح سے شام تک بند کر دی جاتی، اسے موبائل فون تک استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ رات کی تاریکی میں شجاعت لوٹ کر آتا تو فوزیہ اس کے لیے بیوی سے زیادہ ایک کھلونا تھی۔ فوزیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شجاعت کبھی اس کی جان نہیں چھوڑے گا، اس لیے فوزیہ نے شجاعت کو بہلا پھسلا کر گاؤں چلنے کے لیے کہا۔ شجاعت کو ڈر تھا کہ اگر وہ گاؤں پہنچا تو پولیس اسے گرفتار کر لے گی، لیکن فوزیہ کی رضامندی دیکھ کر اس کا ڈر نکل گیا۔ فوزیہ نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ پولیس کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا بیان دے دے گی۔ شجاعت فوزیہ کو دوبارہ گاؤں لے آیا اور بغیر کسی خوف و ڈر کے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ فوزیہ کے باپ کو معلوم ہوا تو وہ فوراً تھانے پہنچ گیا۔ وہ پولیس افسر کے سامنے ہاتھ جوڑتا رہا کہ اسے اس کی لڑکی واپس دلائی جائے، لیکن پولیس نے مبینہ طور پر اس معاملے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ فوزیہ خاموشی سے ایک ڈری سہمی زندگی گزار رہی تھی۔ اسی دوران وہ ایک بچے کی ماں بھی بن گئی۔ فوزیہ کے باپ کو پتا چلا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ارے سچ بول رہا ہوں، کوئی جھوٹ تھوڑی کہہ رہا ہوں، حد کر دی اس نے تو۔ ٹیچر کہہ رہے ہیں آپ؟ ارے سچ کہہ رہا ہوں، ہماری تو زندگی لٹ گئی، ان ظالموں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ ہم نے کتنی محبت سے پالا تھا اپنی بیٹی کو، تنگ کر دیا، میرا گھر کر دیا۔ فوزیہ کی ماں دھاڑے مار مار کر رونے لگی، کیونکہ اس کے باپ کا کہنا تھا اس کی بیٹی پہلے ہی نکاح شدہ تھی۔ اس رات فوزیہ کا باپ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ بے عزتی کا احساس اور بے بسی نے اس کے اعصاب ہلا کر رکھ دیے تھے۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں گھر سے باہر نکل گیا۔ سامنے سے شجاعت آ رہا تھا۔ فوزیہ کے باپ نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شجاعت کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ اب وہ تمہاری بیٹی نہیں، میری بیوی ہے، بیوی، سمجھے تم؟
तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है? वो पहले से निकाह शुदा है और तुमने निकाह पर निकाह किया है। मैं तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फौजिया ने खुद मुझसे पसंद से शादी की है और तुम कहते हो कि वो पहले से शादीशुदा है। पागल हो गए तुम। आज के बाद अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मैं तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा, समझा तू? चला जा। खुदा से डरो, मजलूम की बद्दुआ से डरो, खुदा तुम्हें खत्म कर देगा। चल जा इधर से। मजलूम की बद्दुआ से डरो, दिमाग खराब। फौजिया का बाप शुजात के हाथ में पिस्तौल देखकर खौफजदा हो गया और अपने घर वापस आ गया। घर में उसकी बीवी अपनी बेटी के लिए रो रही थी। फौजिया का बाप एक गरीब आदमी था जिसकी 2 लड़कियां और 1 लड़का था। फौजिया को उसने नाजों से पाला था और जब वो बड़ी हुई तो उसे अगवा कर लिया गया और मुबैना तौर पर जबरदस्ती निकाह भी कर लिया गया था। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा देख सकेंगे आप एक ब्रेक के बाद। माँ बाप को रोता देखकर फौजिया का इकलौता भाई जिसकी उम्र 18 बरस थी अपने बाप को दिलासा देने लगा। वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा था और अभी मैट्रिक का तालिब इल्म था। उसका जी चाह रहा था कि वो शुजात को देखते ही गोली मार दे। इस वाक़े के बाद एक रोज फौजिया का बाप कहीं काम से बाहर जा रहा था कि शुजात ने रास्ते में उसे रोककर मुतालबा किया कि वो उस पर कायम मुकदमात वापस ले ले, वरना वो उसके सारे खानदान को खत्म कर देगा। अंकल, आखिरी बार समझा रहा हूँ, केस वापस ले लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? एक दिन का जिक्र है कि फौजिया का इकलौता भाई दोपहर के वक्त किसी काम से बाहर निकला तो घर के करीब ही मुबैना तौर पर उसे शुजात के एक साथी ने रोक लिया। अरे इधर आ बे। क्या बात है बे? तेरे बाप से कहा था ना कि शुजात का जो मुकदमा वापस ले ले। तो मेरी बहन को वापस क्यों नहीं करते? तेरा बेटा टाइम पूरा हो गया है। चल कलमा पढ़ ले। मुझे क्यों मार रहे हो? इसी दौरान अचानक गोली चलने की आवाज आई और एक गोली फौजिया के इकलौते भाई के पीठ में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। फौजिया के भाई के चीखने चिल्लाने और गोली की आवाज सुनकर उसकी मां रोते हुए दरवाजे पर आ गई और हाय मेरा लाल कहकर बच्चे से लिपट गई। अभी फौजिया की मां संभलने भी नहीं पाई थी कि एक गोली फौजिया की मां के जिस्म से आर पार हो गई। मां अपने लखते जिगर के लिए रो रही थी कि उसे भी गोलियों से भून दिया गया। दोनों माँ बेटे खून में लथपथ घर के सामने पड़े हुए थे कि इसी दौरान फौजिया का चचाजाद भाई 10 साला बाबर जो 4ठी जमात का तालिब इल्म था दौड़ता हुआ घर से बाहर निकला। जैसे ही वो अपनी चची और चचाजाद भाई की लाशों के पास पहुंचा तो उसे भी गोलियों से भून दिया गया। शुजात ने मुबैना तौर पर अपने साथियों के साथ मिलकर एक ही घर के 3 चिराग गुल कर दिए थे। ये एक कयामत का मंजर था। कातिल फरार हो गए थे और फौजिया के घर में कोहराम मचा हुआ था। ये है वो अंदोहनाक मनाजिर। सफ़ाक कातिलों ने इंसानी जिंदगी खत्म करते वक्त अपनी आंख और कान बंद कर लिए थे और उन्हें किसी पर जरा सा भी रहम नहीं आया। फौजिया के बाप के दिल पर जो गुजर रही थी वही जानता था। उसकी बीवी बेटे को कत्ल कर दिया गया था और उसकी बेटी अगवा कर ली गई थी। तकरीबन 1.5-2 साल पहले का वाकया। मेरी बेटी इन्होंने अगवा की जो कि पहले से ही शादीशुदा है, तो इन्होंने जो है ना जाकर निकाह कर लिया और उसी वजह से जो है ना ये पहले भी काफ़ी इन्होंने जो है ना मुकदमात दर्ज कराए हमारे ऊपर नाजायज़। बहावलपुर चिश्तियाँ तक रेटें कराई हैं। तो हवाई फायरिंग इन्होंने पहले भी कई दफ़ा की है हमारे ऊपर।
अब जो है ना मेरा बेटा घर से बाहर अपनी ज़मीन की तरफ जा रहा था, तो इन्होंने फायरिंग किया। बेटे को बचाने के लिए उसकी माँ पीछे गई है, तो इन्होंने जो है ना उसको भी ख़त्म कर दिया और बेटे को भी ख़त्म कर दिया। और उसके अलावा मेरा भतीजा जो कि वो फायरिंग सुनकर इधर मतलब दौड़ा है, छोटा बच्चा है, तो इन जालिमों ने जो है ना उसके ऊपर भी फायर कर दिया, उसको भी ख़त्म कर दिया। जिसने भी अपनी आंख से ये खूनी मंजर देखा था, उसके जहन पर दहशत के अनमिट नुकूश बन गए थे। एक ही घर के 3 अफराद के कत्ल के बाद पुलिस को मामले की नजाकत का एहसास हुआ और उसने चिश्तियां से मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके थाने ले आई, लेकिन मुल्जिम और उसके साथियों ने जो कहानी सुनाई वो बिल्कुल बरक्स थी और उनका दावा था कि उन्होंने कुछ नहीं किया। ये है मुल्जिमान, जरा इनकी गुफ्तगू भी सुन लीजिए। वो ये कि हम मेरे नाना की डेथ हो गई थी, हम उधर जाने लगे थे, वालदा वगैरह सारे जो इकट्ठे हो रहे थे, हम वो रो रही थी, हम जाने के लिए तैयार थे। छोटा भाई मेरा दुकान पे गया था, वो आया, उसको रास्ते में उसने कहा जी वो जो मेरे वालिद साहब ने बताया कि उसने गाली दी, गाली कि मैंने आज तुमको मार ही दूंगा। वो उसको फायर मारा उसने, वो दरवाजा खड़ा बच्चा था डरता, पहले उसने मारा खड़काया, वो ना कोई दस्तक दी, वो ना खुला जल्दी, हमने इसी वजह से कुंडी लगा कर रखते थे। फिर वो चाचू का दरवाज़ा पता नहीं खुला था, जब वो वैसे अंदर चला गया तो सिस्टर मेरी आई हैं वो देखने के लिए, दरवाज़ा खोला तो नुमान जो उनके पीछे लग गया। उधर वो फायरिंग करता रहा, तो उसकी पता नहीं क्या हो रहा है, ख़राब हो गई गन। जब वो पीछे गया घर, उसके साथ आदमी थे मसल्ला, वो उधर ही खड़े होकर फायरिंग करते हैं। वो गया नहीं, गन ले गया दोबारा, वो फिर फायरिंग, हम उसे उतनी देर में चाचू की तरफ चले जाते हैं। वो उधर फायरिंग करता रहा, 2-3 दफ़ा उन्होंने हमें फायरिंग, हमने घर बैठ के अपने 4 दीवारी के अंदर फायरिंग किया, हवाई फायरिंग भी, चलो चला जाए अंदर ना आ जाए दोबारा दूसरी दफ़ा। लेकिन पता नहीं फिर बाद में हमें क्या हुआ, कि किसी बाहर से आवाज़ आई जी फायर लग गया, हम फिर उधर से आ गए। वहाँ पे तो 3 मर्डर हुए, 3 हुए जी, हमें तो बाद में पता। नुमान का हुआ है और उनकी बाबर को जी, उसको तो किस, हाँ जी, हमने हमारी उनको कोई गोली नहीं लगी, क्योंकि हम तो हवाई फायरिंग करते रहे, या तो हम बाहर भी आए थे, अभी किसी के भी बाहर। जरा इस औरत को देखिए, ये फौजिया की चची है जिसके 10 साला बेटे को भी कातिलों ने मौत के घाट उतार दिया। शब्बीर का कहना है कि इस मजलूम औरत की आंखों से बहने वाले आंसू नाकाबिले बयान हैं कि इस औरत का बच्चा उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाए और वो अपने बच्चे को ना बचा सके, उस माँ की क्या हालत हो सकती है, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। मैं तो घर सा, मेरे अंदर तो मुक्का प्यास करके प्यास, कोई बंदा नहीं सी कोल, मैं आपे ही आके चुके अपना पुत्र। कहना चाहनी है कि जिवें साडे बेटे लुटे ने वो भी लुटे जान, साडे घर वेले कर छड़े कि कान जालम तरस नहीं आया, निक्के बच्चे नूं मारन लगे भी उन्होंने तरस नहीं आया। और मेरी तो दुआ है अल्लाह मेरे रंगे हो जाओ सारे। शब्बीर को मालूम हुआ है कि फौजिया अपने बच्चे के साथ अब भी शुजात के घर वालों के साथ रहती है। शब्बीर की कोशिशों के बावजूद इस बात की तस्दीक न हो सकी कि फौजिया ने किसी दबाव में आकर शादी की हामी भरी थी या उसका पहले ही निकाह हो चुका था। पुलिस ने तहरे कत्ल के इल्जाम में शुजात और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भिजवा दिया था। शब्बीर ने ओकाड़ा के नवाही गांव 51/3 में पेश आने वाले तहरे कत्ल के इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि मामले की मुकम्मल तहकीकात करा के 3 अफराद के कातिलों को सजा दी जाए और अगर वाकई फौजिया को अगवा करके जबरदस्ती उससे निकाह किया गया है तो उसे भी इंसाफ मिलना चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा देख सकेंगे आप एक ब्रेक के बाद। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और पीछे की सीट पर 13 साला मुस्तफा बैठा था जो स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस था और आईफोन के जरिए किसी को मैसेज भेज रहा था। स्कूल से छुट्टी के बाद ड्राइवर उसे घर लेकर जा रहा था। गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों और चौराहों से होती हुई एक बंगले में दाखिल हो गई। ड्राइवर ने गाड़ी पार्क की
और मुस्तफा को एहसास तक नहीं हुआ कि उसका घर आ चुका था। ड्राइवर ने दरवाजा खोला तो मुस्तफा चौंक गया और फिर वो तेजी से कार से उतरकर घर में दाखिल हो गया। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि उसकी माँ ने उसे आवाज देकर रोक लिया। अरे बेटा, जी ना सलाम ना दुआ, इधर तो आओ। जी यूनिफॉर्म चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। कर लूंगा ना मामा, आप मेरा खाना मुझे रूम में दे दीजिएगा। अरे अरे, खैरियत तो है? जी जी मॉम, वो मेरा एक फ्रेंड मेरा फेसबुक पे वेट कर रहा है इसलिए। एक तो मैं तुम्हारी इस फेसबुक से बहुत परेशान हूँ, ना तुम्हें खाने का होश है ना तुम्हें पीने का होश है। मामा कर लूंगा ना। मुस्तफा ने कमरे में दाखिल होते ही बस्ता एक तरफ फेंक दिया और फेसबुक खोलकर अरसलान नामी लड़के से चैट करने लगा। मुस्तफा का फेसबुक दोस्त भी कंप्यूटर के सामने बैठा चैट कर रहा था कि पीछे से उसका बड़ा भाई 25 साला तैमूर दाखिल हो गया और खामोशी से अपने भाई के पीछे खड़े होकर चैट में होने वाली बातचीत पढ़ने लगा। इसी दौरान बड़ा भाई माउस के जरिए कंप्यूटर को बंद करने की कोशिश करने लगा। अरे अरे भाई, क्या कर रहे हैं? मेरा दोस्त है चैटिंग पर। हाँ मैंने देख लिया है। कहाँ रहता है तुम्हारा दोस्त? डिफेंस में। बहुत खाते पीते घराने का लगता है। हाँ भाई, उसके अब्बू कस्टम में है। कभी मुलाकात हुई तुम्हारी उससे? नहीं, बस हम दोनों काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं और मैं उसको हर बार हरा देता हूँ। क्या बात है तुम्हारी नानी शहजादे। अरे भाई, जब दोस्ती की है तो मुलाकात भी कर लो उससे। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन उसको अपने घर बुला लूँ। हाँ ठीक है, और सुनो, ज्यादा वक्त बर्बाद मत किया करो लैपटॉप पर, तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं। अच्छा ना, बस हमेशा लेक्चर देते रहते हैं। अरसलान का बड़ा भाई तैमूर मुस्कुराता हुआ चला गया और अरसलान दोबारा लॉग इन करके अपने दोस्त से बात करने लगा। तैमूर ने कमरे से निकलकर अपनी कार निकाली और लंबी ड्राइव करते हुए वो एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां टूटी फूटी सड़कें थीं और बोसीदा मकानात नजर आ रहे थे। वो अपनी कार को इधर उधर से घुमाता हुआ एक मकान के सामने रुक गया। कार से निकलकर उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी। तैमूर घर के अंदर दाखिल हो गया। ये एक खाली बोसीदा सा कमरा था जिसमें 2-4 ओबाश किस्म के नौजवान बैठे हशीश और चरस पी रहे थे और उनके सामने 2-3 राइफलें भी पड़ी थीं। अरसलान का बड़ा भाई तैमूर नशा करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर वापस आ गया। वो कहीं खोया खोया सा था। घर पहुंचा तो उसका छोटा भाई अरसलान फोन पर अपने दोस्त मुस्तफा से बात कर रहा था। तैमूर छोटे भाई की बातचीत सुनता रहा और जब उसने फोन बंद कर दिया तो उसने उसे प्यार से अपने पास बिठा लिया। और कैसी चली है तुम्हारी दोस्ती? ये बहुत अच्छी चल रही है और अब तो हम हर रोज गेम भी खेलते हैं। तुम्हें अपने दोस्त को दावत पे बुलाया? जी नहीं भाई, हाँ मैंने नहीं बुलाया। अच्छा एक काम करो, स्कूल से आते हुए अपने दोस्त को दावत पे बुला लो, सब चीजें मैं अरेंज कर लूंगा। ठीक है भाई, मैं उसको स्कूल से आते ही बुला लूंगा। अरसलान ने फोन करके अपने दोस्त मुस्तफा को एक होटल में आने के लिए कहा और मुस्तफा खुशी से उछल पड़ा। फोन रखते ही मुस्तफा खुशी खुशी अपनी माँ के पास पहुंचा और उसे खुशखबरी सुनाई कि उसके दोस्त ने उसे खाने पर बुलाया था। अच्छी बात है बेटा, मगर तुम मुझे ये बताओ तुम जाओगे कैसे? स्कूल से वापसी में मैं होटल के पास उतर जाऊंगा और अरसलान मुझे घर पे वापस छोड़ देगा। अच्छा, वहाँ पहुँच के तुम मुझे फोन जरूर कर लेना, ठीक है? जी जी मैं कर दूंगा, थैंक यू। दूसरे दिन मुस्तफा अपने स्कूल यूनिफॉर्म में छुट्टी के बाद ड्राइवर के साथ मुकर्ररा जगह पर उतर गया और ड्राइवर को वापस भेज दिया। मुस्तफा अपने दोस्त को इधर उधर तलाशी कर रहा था कि इस दौरान अरसलान का बड़ा भाई तैमूर सामने आ गया। मुस्तफा हंसी खुशी तैमूर की कार में बैठ गया। तैमूर ने मुस्तफा का दिल खुश करने के लिए डेक पर एक अंग्रेजी गाना लगा दिया और मुस्तफा भी गाना सुनकर झूमता रहा। अचानक मुस्तफा ने कार के शीशे से बाहर देखा तो वो चौंक उठा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जो उसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ कच्ची आबादियां थीं। मुस्तफा ने हैरत से तैमूर की तरफ देखा, लेकिन तैमूर ने मुस्कुराकर उसे मुतमईन कर दिया। थोड़ी देर बाद गाड़ी उसी मकान के सामने रुक गई जो ओबाश नौजवानों का अड्डा था। तैमूर ने गाड़ी रोकी और मुस्तफा से उतरने के लिए कहा। मुस्तफा ने नीचे उतरते ही सवाल किया कि वो उसे कहां ले आया था और उसका दोस्त अरसलान कहां है।
तैमूर चुप रहा और प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले गया जहां वो बाश नौजवान नशा कर रहे थे। तैमूर भाई, आप ये मुझे कहाँ लेकर आ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है तैमूर भाई। 10 मिनट वेट करो, वो लेके जाते हैं। अरे बच्चा, तुम परेशान क्यों होता है बाबा? ये लो, बोतल पियो। नहीं, मैं गंदी चीजें नहीं पीता। क्या? अरे तुम इंग्लिश बच्चा है ना, खाने भी इंग्लिश ही खाता होगा, बोतल भी इंग्लिश ही पीता होगा, ठीक है? तैमूर भाई, मुझे प्लीज घर छोड़ दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम कैसा बच्चा है, डरता बहुत है बाबा तुम, डरपोक बच्चा है तुम, डरपोक, डरता बहुत है साला, डरता बहुत है। चलो रे, बच्चे को जरा घर तो छोड़े ना, आज इसको ले चले। वो बाश नौजवान मुस्तफा को लेकर तैमूर की कार में बैठ गए और रास्ते में मुस्तफा का दिल बहलाने की कोशिश करने लगे। ये अगवाकारों का गिरोह था जो अमीर बच्चों को तावान के लिए अगवा करता था। गाड़ी लंबी मुसाफत तय कर रही थी। इसी दौरान मुस्तफा की आंख लग गई और जब उसकी आंख खुली तो वो किसी दूर दराज के इलाके में वाक़े एक वीरान घर में मौजूद था। आंख खुलते ही मुस्तफा ने रोना शुरू कर दिया। उसने तैमूर को तलाश किया मगर वो जा चुका था। मुस्तफा ने जिद की कि उसे घर छोड़ दिया जाए। मुस्तफा ने नंबर दिया तो एक ओबाश नौजवान ने नंबर मिलाकर फोन मुस्तफा के हाथ में थमा दिया। माँ ने फोन उठाया और मुस्तफा की आवाज सुनते ही बेचैन हो गई। हेलो मामा, मामा, मामा मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुस्तफा, मेरे बच्चे कहाँ हो तुम? मामा प्लीज मुझे लेने आ जाए मामा। हेलो मैडम, घबराने का कोई बात नहीं, तुम्हारा बच्चा हमारे पास है, बस 5 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कर लो, तुम्हारा बच्चा तुमको मिल जाए। क्या? 5 करोड़? पूरे 5 करोड़, समझे? बंद करो फोन। बच्चे के अगवा की खबर सुनते ही मुस्तफा की माँ के पांव तले से जमीन निकल गई थी। माँ ने फौरन ही CPLC और पुलिस से राब्ता किया और पुलिस अगवाकारों की तलाश में निकल खड़ी हुई। पुलिस ने सबसे पहले छापा मारकर तैमूर को उठाया और जब उससे तफ्तीश की गई तो उसने सच उगल दिया। अब पुलिस तैमूर को लेकर अगवाकारों के अड्डे की तरफ बढ़ रही थी। अगवाकार मुस्तफा को बलोचिस्तान के इलाके हब ले गए थे। पुलिस इलाके में पहुंची तो मकान के बाहर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने इंतहाई एहतियात के साथ मकान का जायजा लिया और जब पुलिस दीवार कूद कर अंदर दाखिल हुई तो मासूम तालिब इल्म मुस्तफा एक खोली में गहरी नींद सो रहा था। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। पुलिस ने इंतहाई राजदारी से मुस्तफा की जंजीर खोलकर उसे घर से बाहर निकाल लिया और दूसरे ही लम्हे अगवाकारों को ललकारा। अगवाकार दूसरे कमरे में मौजूद थे और शदीद नशे के आलम में थे। पुलिस का ललकारना था कि अगवाकारों ने फायरिंग करके पुलिस को दहशत ज़दा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अपना घेरा तंग कर चुकी थी। अगवाकारों ने दीवार कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस की गोलियों की जद में आ गए। चारों अगवाकार मारे गए और बच्चा सही सलामत बरामद कर लिया गया। यह है CPLC के सरबराह और पुलिस अफसर जिनकी कोशिशों से बच्चा सही सलामत बरामद हो गया था। इनके वालिद ने हमें और AVCC को अप्रोच किया। AVCC और CPLC ने नियाज खुसरो साहब की सरबराही में मिलकर जो है वो इस पर तफ्तीश की और बिलाखिर कल रात को हमने तैमूर को उसके घर से गिरफ्तार किया। तैमूर की निशानदही पर हब के नज़दीक पुलिस पार्टी के साथ हमने छापा मारा और उस छापे के नतीजे में पुलिस पार्टी पर जो है वो ज़बरदस्त किस्म से फायरिंग की गई। फायरिंग के तबादले में पुलिस पार्टी ने जो है वो बड़ी जवां मर्जी से उसका मुकाबला किया और 4 अगवाकार जो है वहाँ हलाक हुए और 5वां अगवाकार जो तैमूर हमारे साथ था उसको भी क्रॉस फायरिंग में पैरों पे गोली लगी है, वो जख्मी हुआ है। साथ ही साथ 2 पुलिस के सिपाही भी जख्मी हुए हैं, लेकिन हमने बाहिफाजत मुस्तफा डोसल को जो है वो बाजियाब करा लिया बगैर किसी तावान के और माशाल्लाह आज ये आपके सामने बैठा हुआ है और अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं
कि ABCC और CPLC की मुश्तरका काविशों से इस बच्चे की न सिर्फ जान बच गई बल्कि अगवाकार भी जो है वो हलाक हो गए। मुस्तफा शदीद दहशत और खौफ का शिकार था। मुस्तफा ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। मुझे पहले तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा मारा और मोबाइल मेरा वापस मांगने में उन्होंने मारा और चेन से उन्होंने बांध के रखा था मुझे कमरे के अंदर एक, और मुझे वो लोग खाने में रोटी देते थे। वो लोग 6 महीने से दोस्ती हुई थी। हम लोग साथ में एक दूसरे से, वो फेसबुक से हमारी एक दूसरे की दोस्ती हुई थी। मेरी असलाम की फेसबुक पर लोगों से बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मुस्तफा की माँ की आंखों में आंसू थे और वो दूसरे बच्चों के माँ बाप से अपील कर रही थी कि वो अपने बच्चों को फेसबुक पर अजनबी लोगों से दोस्ती करने से रोकें। बहुत बुरा हाल था। हम लोग एकदम डर गए थे, मेरा बेटा वापसी नहीं आएगा। जिस तरह से लोग धमकियाँ दे रहे थे, बार बार यही कह रहे थे हमारे बेटे को हम खत्म कर देंगे, लेकिन इनको क्रेडिट देती हूँ। बहुत मेहनत की इन्होंने, बहुत मेहनत किया। मेरा बच्चा मुझे वापसी दे दिया। मैं सब बच्चों को कहती हूँ फेसबुक बंद करो, ये सब बंद करो, नहीं करो ये सब दोस्ती किसी के साथ। अब मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल आप लोगों के बच्चों के साथ होगा। प्लीज ये आप पूरे काम मत करो। प्ले स्टेशन में भी ऑनलाइन दोस्ती से दोस्ती मत करें आप बच्चों। मेरे बच्चे ने गलती की, आपके बच्चों ने ये गलती ना करें, किसी से दोस्ती ना करें। शब्बीर ने शहर में इगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और खास तौर पर जराइम पेशा अफराद के हाथों टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी गहरी तशवीश जाहिर की है। शब्बीर का कहना है कि पुलिस की फायरिंग से 4 अगवाकार हलाक हो चुके हैं, लेकिन पुलिस को ये भी मालूम हो चुका है कि अगवाकारों का किस ग्रुप से ताल्लुक है। शब्बीर का कहना है कि शहर को जराइम पेशा अफराद से पाक करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया जाए और अगवाकारों, दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों का कला कमा किया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820।